आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए राजनीतिक आरक्षण को लेकर चर्चाएं तेज है। आपके आकलन में क्या ओबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या और राजनीतिक हिस्सेदारी के अनुरूप पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है? बिल्कुल। ओबीसी आयोग का एक सर्वे था जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक आयोग बना था राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, तो उसमें अभी भी आंकड़े सार्वजनिक हुए नहीं है उसमें। और ओबीसी को नो डाउट राजस्थान के 41 जिला प्रमुखों में से मात्र 5 सीटें मिली, जो केवल 12% होता है, जबकि आरक्षण 21% है। तो ये ओबीसी को नुकसान हुआ। नगर निकायों में भी काफी नुकसान हुआ, ओबीसी का 21% आरक्षण नहीं मिला। और बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा में 60 सीटों में से पहले 13 वार्ड के पार्षद ओबीसी होते थे, आरक्षित थे ओबीसी के लिए, लेकिन इस बार एक वार्ड और कम हो गया। तो समझ में बढ़ना चाहिए और कम हो गया, 12 वार्ड। ये बिल्कुल कुठारा घात है ओबीसी के साथ, और आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। ये जो ओबीसी समाज के अगर कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि होते हैं जो राजनीतिक में हिस्सा भी लेते हैं, ये कहीं ना कहीं इसका विरोध नहीं करते? नहीं, उनको करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आज उनके ऊपर आ गई है ये। अच्छा, तो इतने दिनों से हम लोग भी सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, उनसे अनुरोध कर रहे थे कि आप लोग ओबीसी के विषय पर बोलिए, ओबीसी की जनगणना पर बोलिए, ओबीसी आयोग के काम पर जो हमें दिक्कत आ रही उस पर सहयोग कीजिए, लेकिन नहीं बोले। तो आज उनको नुकसान हुआ, राजस्थान में भी हुआ और यहाँ भी हुआ। तो क्या पार्टी के खिलाफ तो बोलने में क्या डर लगता होगा? पार्टी के लोग जरूर, एक पार्टी लाइन का चक्कर होता है तो नहीं बोल पाते, लेकिन जो नुकसान हुआ 21% नहीं मिला। मैं कांग्रेस, बीजेपी और बाप जो मुख्य प्रमुख पार्टियां हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि देश में, राजस्थान में अगर बात करें तो लगभग 80% से ऊपर, लगभग 85% ST SC OBC है। तो अगर आप वास्तव में सामाजिक न्याय चाहते हो तो ST SC OBC को 85% टिकट कांग्रेस, भाजपा और बीजेपी दे, तब हम मानेंगे कि आपकी जो राजनीतिक दल है वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था में विश्वास करती है। अगर नहीं देते हैं तो चीज साबित हो जाएगी कि आप सामाजिक न्याय का सिर्फ ढिंढोरा पीटते हो। आप टिकट वास्तविक जब वितरण की बात आती है, सब भागीदारी की, तब आप लोग पीछे हट जाते हो। जी, असल बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि ओबीसी कुछ अलग से आरक्षण हो उसका। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती? हाँ, तो कांग्रेस चाहती। कांग्रेस ने तो जातीय जनगणना की मांग राहुल गांधी ने रखी, संसद में रखी, और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना में जोड़ा है, वरना तो वो भी कांग्रेस पार्टी क्या, आपने ये कहा कि राहुल गांधी जी कहते हैं भागीदारी की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या राजस्थान में 85% टिकट ST SC OBC को देगी? नगर निकाय की बात करूं तो 60 वार्ड है, और नगर निकाय में जो जनसंख्या है ओबीसी की लगभग 50% के आसपास है। तो क्या 30 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ओबीसी को टिकट देगी? देना चाहिए, लेकिन पॉलिसी कैसे तय होती है इसके ऊपर नहीं। तो फिर आप राहुल गांधी, हाँ हम तो यही कह रहे हैं ना, देना चाहिए। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की बात, तो सीटें रिजर्व होगी उतनी तो देते ही हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे तो देनी है, उसमें तो आप उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को देते ही हैं टिकट। उसमें आपको तभी तो इतने सारे जीत कर, अनारक्षित जो सीटें रहेगी उसमें आपको ओबीसी को देना चाहिए। मैं ये देना चाहिए, हाँ बिल्कुल देना, देते भी हैं। और भाजपा के भी जिलाध्यक्ष हैं पुंजीलाल जी गायरी, वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि नगर में लगभग 80% जनसंख्या ST SC OBC की। ओबीसी जो समाज है वो खुद भी तो मांग नहीं कर रहा इस तरह की। नहीं, बिल्कुल मांग कर रहा है। आपको मैं बताऊं वाकई इस बात में सच्चाई क्या कि पिछला जो नगर परिषद का बोर्ड था उसमें ओबीसी के 13 रिजर्व सीट थी, और 12 हो गई, मतलब बढ़ने की जगह घट गई 13 की। आपको मैं बताता हूं, वो तो समझ में आ रहा है। अगर हम क्या जो ओबीसी समाज की जो राजनीति करते हैं या जो समाज सेवक है, जो सभी दलों में करीब करीब होते हैं, क्या विरोध क्यों नहीं करते? ऐसा या उन्हें कुछ पता नहीं है या जानबूझ के अनजान? नहीं, वो राजनीतिक चेतना की कमी है, ओबीसी के अंदर राजनीतिक चेतना की कमी है, और इसलिए ये उनकी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अभी जो 43 सीटें जिला परिषद की आएगी उसके अंदर ओबीसी का हो सकता है कि 1 या 2 ही सीटें मिले बांसवाड़ा के अंदर। क्यों? कोई आवाज ही नहीं। वैसे भी ओबीसी की जनसंख्या खाली 30,000 है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा जिले में ओबीसी की जनसंख्या केवल 30,000 है। नहीं, बिल्कुल आपके बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। और मैं बताता हूँ जातियों के नाम जब बताता हूँ। बांसवाड़ा जिले में जातियां कौन कौन सी ओबीसी में? चारण समाज, लबाना, जांगीर, सुथार, भावसार, रावणा राजपूत, दर्जी, भोई, तेली, गिरी, गोस्वामी, कलाल, वेगड़ा कलाल, वागड़े पाटीदार, गुजराती पाटीदार, हाटखेड़ा पाटीदार, कुमार, कुमावत,
पंचाल, माली, नाई, सेन, सोनी, कंसारा, तंबोली, जाट, लबाना, गुजर, ये जातियां गायरी, हैं। पाथम, जोगी, शाक्य, लोहार, सेवक, ये इतनी सारी जातियां हैं हो जो- सकता है हाँ, इनको पता नहीं होगी ओबीसी। नहीं बिल्कुल ये नहीं, उनको सबको पता है। लेकिन जनसंख्या बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ जिला परिषद में भी ओबीसी को अनारक्षित सीटों और ओबीसी के आरक्षित सीटों पर इनको बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी वास्तव में मजबूत होगी या अभी भी सुधार की आवश्यकता है? ओबीसी जगेगा तो होगी। अच्छा। और ओबीसी सोया रहा तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं ओबीसी को कुछ देवे, उनको अलग से बताना भी नहीं चाहती है। तो इसलिए ओबीसी को तो जो उनके अंदर लड़ने की ताकत होगी तो मिलेगा उनको। लड़ना ही नहीं चाहते। जैसे उत्तर राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जाट जाति से आते हैं और उनकी जनगणना कम हुई, इस बार ओबीसी में कम, तो लड़ रहे हैं वो। और हमारे यहाँ पे अभी इतनी ज्यादा मजबूती से खड़े नहीं हो रहे, तो वो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी तो ही मिलेगा। बिना लड़े तो आजकल को कोई कुछ मिलता थोड़ी है। नहीं ओबीसी नो डाउट समझ रहा है कहीं ना कहीं उसके अधिकारों पर कैची चली है। तो अब की बार एसटी, एससी, ओबीसी तीनों ने ये सोचा है कि अनारक्षित सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और अनारक्षित सीटों पर जितना हो सकेगा संवैधानिक रूप से दावेदारी की जाएगी और जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, साधारण भाषा में बोले तो अनारक्षित साधारण भाषा में बोले तो सामान्य सीट जो रिजर्व नहीं है, जैसे सामान्य नहीं, सामान्य भी नहीं कह सकते। एससी, ओबीसी उसको सामान्य भी नहीं कह सकते, अनारक्षित कहा जाएगा। लेकिन अपन वो सामान्य नहीं, वो गलत बोलता है। किसी भी जाति का आम व्यक्ति भाषा की चलन नहीं होता है कि सामान्य सीट। हाँ, जैसे जबकि वो बहुत सारी सामान्य बात नहीं है। पार्टियों में ये चीज हो जाती है कि ये तो सामान्य वार्ड है, सामान्य वार्ड कोई नहीं होता है। सिर्फ एक शब्द थोप दिया। हाँ, वो जान है जिसमें महिला पुरुष भी लड़ सकता है, एससी एसटी कोई भी लड़ सकता तो है। ये जनरल वाला जानबूझ भी के लड़ ऐसा सकता किया जाता है कि 50% सीटों पे जनरल के ही लोग लड़ेंगे। अच्छा, तो ऐसा गलत है, वो जो गलत गलत है। है। अनारक्षित होती है उस पर एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल का कोई भी महिला लड़ सकता है। महिला भी लड़ सकती है, महिला भी लड़ कोई सकती है, महिला पुरुष भी लड़ सकती है, सकती है और किन्नर किसी लड़ भी सकता वर्ग है, का। किसी भी वर्ग का। अच्छा, बांसवाड़ा की राजनीति में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के बीच संभावित गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियां साथ फिर से आ सकती? होना चाहिए। राजकुमार रोध को जब सांसद बनाया जी, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वाले अगर समर्थन नहीं देते तो राजकुमार रोध को भी जीतने में पसीना आ जाते, लेकिन उनको बनाया तो अब उनको चाहिए कि जब उनको दिया है समर्थन तो इस बार वो करें या नहीं करेंगे तो दोनों जने नुकसान में रह सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव पूर्व कोई गठबंधन होगा, क्योंकि दोनों केवल पंचायती राज तक अपनी भूमिका सीमित नहीं रखना चाह रहे हैं। अगर अभी गठबंधन कर लेंगे तो, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का ये पहला पंचायती राज चुनाव है। अच्छा, हाँ, मतलब उससे पहले लड़े थे लेकिन वो बीटीपी के पैनल के तहत थे। तो किस्मत से नगर परिषद में ही मौका मिल रहा है। और भारत आदिवासी पार्टी पंचायती राज लड़ेगी तो उस आधार पर उनका विधानसभा में वोट बैंक मजबूत होगा और वो विधानसभा में वोट बैंक मजबूत होगा तो दावेदारी उनके विधायकों में भी बार्गेनिंग, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में ये जाते हैं तो बढ़ेगी। लेकिन अगर अभी गठबंधन कर लेंगे तो इनका कांग्रेस का और बीएपी का वोट बैंक टूट जाएगा। और हालांकि बीजेपी भी नहीं चाहती गठबंधन हो, लेकिन चुनाव पूर्व तो नहीं, लेकिन चुनाव बाद जरूर मैं समझता हूँ कि बीएपी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता, होने की संभावना। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल खोना आज पड़ेगा। राजकुमार जी ने इंटरव्यू में कहा भी जी, है, हमने भी इंटरव्यू लिया। आपने भी लिया जी। तो उन्होंने यही कहा है कि हो सकता है कि अभी तक तो चर्चा नहीं हुई है उनकी पार्टी लेवल पे, लेकिन उन्होंने संभावना से, इससे ऐसा लगता है कि संभावना से इनकार भी नहीं कर रहे हो। दोनों तरफ की बातें अपने गठबंधन दोनों हाथ में लड्डू रखे उन्होंने। अच्छा, नहीं, गठबंधन की बात करें तो बीएपी फुल फ्लेश चुनाव लड़ रही है और पूरी मेहनत अपने दम पर वापस अपने दम पे जिला प्रमुख बनाना चाह रही है और कांग्रेस अपना इतिहास वापस रिपीट करना चाह रही है। लेकिन इन दोनों से इतर अगर एक बात करें ना तो भाजपा के पास राज्य में सरकार है, देश में सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार का एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करेगी। तो अब वो जनता के ऊपर है कि वो कितना कर पाते हैं। और कांग्रेस और बीएपी की एक खासियत मैं बताता हूँ, ये गठबंधन करना तो चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के ही लोग या बीएपी के लोग करने नहीं देना चाह रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि
कांग्रेस से डील कौन कर रहा है या बीजेपी से कौन डील कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो होगा ना इसमें पंचायती राज चुनाव में आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी के पास आज की तारीख में स्पष्ट बहुमत लग नहीं रहा और बड़ी ही त्रिकोणीय मतलब हाँ, बिल्कुल। एक बात कभी कभी ये भी होता है कि 2-4 पार्षदों की भी आवश्यकता पड़ सकती है बिल्कुल बिल्कुल वोट बनाने के लिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी। नहीं वो आप कारण है। लेकिन इसका डूंगरपुर कारण- में जिला प्रमुख किसका भरत जी आप बताएं, डूंगरपुर में अभी जिला प्रमुख किस पार्टी का बताइए। अभी तो कोई नहीं है, अभी तो सबका चुनाव नहीं इससे पहले लास्ट बोर्ड में डूंगरपुर में जिला प्रमुख किस पार्टी का था यूं समझ लीजिए। हाँ कांग्रेस का था। कांग्रेस का था हाँ, कि बीजेपी का था? मिला जुला समर्थन मिला होगा। नहीं देखिए वहां पे बड़ा अजीब सा हुआ, पूरे देश में बड़ा इस चीज पर मंथन हुआ और बड़ा आश्चर्य के साथ देखा गया कि जिला प्रमुख भाजपा का है, अच्छा उप जिला प्रमुख कांग्रेस का। कांग्रेस का तो कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भाजपा के व्यक्ति को सपोर्ट किया और बीजेपी के कुछ लोगों ने कांग्रेस के व्यक्ति को मतलब हमारी विजय तुम्हारी विजय। हाँ, और वो बीजेपी का एक पुराना पॉलिटिकल फ्रंट था बीटीपी, उसको रोकने के लिए किया गया। लेकिन उससे क्या हुआ, पार्टी की इमेज को काफी नुकसान हुआ। किसकी लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को? हाँ, क्योंकि बीटीपी उससे आदिवासी वोट बैंक लामबंद हुआ बीजेपी के साथ। अच्छा। और ऐसी ही घटना 1995 में बांसवाड़ा में हो चुकी है। तो भारत जी को शायद उस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। 1995 ऐसा कोई मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है कि 95 हाँ 95 में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है लक्ष्मी नीनामा इसमें जिला प्रमुख बनी थी। अच्छा। और जो उसमें गठबंधन हुआ था कांग्रेस और जनता दल के बीच में। अच्छा। कि कांग्रेस समर्थन करेगी किसका, जनता दल के उम्मीदवार का। लेकिन उसमें यह हुआ कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी ने वोटिंग करवा दी, क्रॉस वोटिंग किसमें, बीजेपी के लक्ष्मी नीनामा को। अच्छा। और जनता दल हार गई। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है सर कि दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो उसकी आड़ में ये चीज हुई और ये 1995 हुआ। तो उस समय भी कांग्रेस और बीजेपी एक हुई थी, हालांकि काफी पुराना मामला है। लेकिन राजनीति में कोई राजनीति का दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कभी कभी ये तीर भी चलाते हैं कि अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन को हराना है तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो। हाँ, राजनीति में ऐसी दुर्घटना होती रहती। कोई खास बात नहीं, महाराष्ट्र में तो अभी में बहुत ज्यादा हुआ है इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा आई है। बहुत सारे नेता जो बीजेपी को गालियां देते थे, अपशब्द कहते थे और बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस को गालियां देते थे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ये होता है। तो ये नेता सोचते नहीं कि मतलब कि जनता के सामने दोबारा जाएंगे तो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है ना, इसलिए जवाबदेही कानून में। अभी जो युग चल रहा है, युवाओं का चल रहा है, तो ये युवा तो सवाल कर सकते हैं अगर आप ऐसा करें तो। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तो पूरी पार्टी एक ऐसी पार्टी में चली गई जिसका नाम तक कोई नहीं जानता। 20 सांसद टीएमसी के 20 सांसद चले गए। पार्टी के 400 रुपए बजट है उसका। अभी तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर छोटे छोटे स्कूली छात्र मतलब कितना खुल के बोल रही है, ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया का अवेयरनेस है। नई शक्ति उनके शरीर में आ गई है। राजनीति के चरित्र की गिरावट दिखती है इससे। हाँ। तो बांसवाड़ा में लंबे समय तक कांग्रेस के जिला प्रमुख रहने की राजनीतिक भूमिका रही है। सवाल यह है कि इतने लंबे कार्यकाल में जिले में वास्तविकता रूप में कितना विकास हुआ। बांसवाड़ा में अगर देखें तो छगनलाल नेमा से लेकर के अब तक ज्यादातर कांग्रेस के ही जिला प्रमुख रहे। बीच में एक लक्ष्मी नीनामा जरूर भारतीय जनता पार्टी से बनी थी। किसके समर्थन से? देखा जाए तो कांग्रेस की समर्थन तो कांग्रेस से मिला था। तो वो वैसे होती रहती है ऐसी दुर्घटनाएं, कोई खास बात नहीं है। और हमारे समर्थन से तो राजकुमार रोध सांसद बने। आपके समर्थन कांग्रेस के समर्थन? वैसे दुर्घटना होती रहती है। तो राजकुमार रोध एहसान मानना चाहिए। राजनीति में एहसान नाम की कोई चीज होती होगी तब है ना। वो भी तो राजनीति में कोई ऐसा नाम की चीज नहीं होती। देखो उनका ये कहना है, जो मैंने इंटरव्यूज एनालिसिस किए हैं, उनका ये कहना है कांग्रेस को जरूरत थी हमको समर्थन देने की।
कांग्रेस का उम्मीदवार कोई तैयारी नहीं था खड़ा होने के लिए, और कांग्रेस से एक उम्मीदवार अरविंद सीता डामोर खड़े हुए थे, उनका विड्रॉ करवाया, विड्रॉ नहीं हुआ और बहुत कुछ विवाद में हुआ, उनको पार्टी से भी हटा दिया। हालांकि अभी वो पार्टी में वापस आ गए, और नो डाउट वो नगर परिषद चुनाव में भी एक मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस के। उनके साथ भी युवाओं की भीड़ अक्सर देखी जाती है। हाँ, वो डेफिनेटली एक मजबूत उम्मीदवार है। बहुत सारे नगर परिषद में भी अतीत गरासियां हैं, वो हैं कांग्रेस की तरफ से, तो हो सकते हैं। तो बीएपी और कांग्रेस का जो मतलब तात्कालिक गठबंधन था, और अब कोई एहसान कांग्रेस ने किया, बीएपी का ये मानना, और कांग्रेस भी ये मानते ठीक है उस समय बीजेपी को रोकना था जैसे भी करके, तो उन्होंने तात्कालिक स्थितियों को देखा, भापा, और राजकुमार रोत मजबूत दिखा, तो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करवा दिया। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में बांसवाड़ा के विकास के लिए सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है? सबसे ज्यादा तो एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादातर बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है, कौन जिम्मेदार है? जब बिल्डिंग गिर जाती तो टीचर को सस्पेंड कर देता हो, टीचर ने तो बनाई ही नहीं वो बिल्डिंग, जिस सरपंच ने बनाई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हो? उसके प्रति जवाबदेही है। स्कूल की बिल्डिंग सरपंच नहीं बनाता है, स्कूल की बिल्डिंग सरपंच नहीं बनाता है। अभी वो तो अभी सर्व शिक्षा के कारण अभी ये प्रावधान आया है, बाकी ज्यादातर कमरे तो सरपंच की जिम्मेदारी द्वारा ही बनाए गए। सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करे अपने पंचायतों में जो भी मतलब बिल लेने देने में तो विशेष भूमिका रहती है सरपंच, जब ठेकेदार के बिल पास होता है। हाँ, यूसी सर्टिफिकेट और उन सब में भूमिका रहती है। उस तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और साथ में जो एजुकेशन की गुणवत्ता है, हाँ, क्वालिटी पे उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो जिला परिषद को इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी करवानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन है वो इस क्षेत्र के अंदर बढ़े, तो क्योंकि एजुकेशन बढ़ेगी तो ही हम बहुत सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे, तभी हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे, अच्छा अल्फा विद्यार्थी बनाएंगे, अच्छा जी बनाएंगे जो अपने हक के लिए आवाज उठा सके। नहीं, अभी तो कई गांवों में देखा हमने कि जो स्कूलें जर्जर हो चुकी थी, जो कई बार तो आज भी जैसे मतलब मुद्दे उठाए कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे पढ़ रहे थे, उस भवन को ही तोड़ दिए गए। वो बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़े? बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे बच्चे दूर जा रहे हैं। नहीं, बहुत सारी स्कूलों में हालत खराब है, बहुत सारी स्कूलें बंद भी कर दी गई हैं। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि सरकार से प्रश्न पूछे, सरकार को जवाबदेही बनाए, और शिक्षा पे काम करने की बहुत जरूरत है, स्पेशली अपने आदिवासी क्षेत्रों में बहुत खराब स्थिति है। गुणवत्ता पे भी भारत जी ने कहा, तो गुणवत्ता में भी हम लोग काफी पीछे हैं। तो आशा है कि जो नया इलेक्टोरल सिस्टम अपना अभी जो नए चुनकर आएंगे जनप्रतिनिधि, काफी युवा होंगे, शिक्षित होंगे, और वो बांसवाड़ा की शिक्षा को लेकर काम करेंगे। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।